नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 132 के चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है विधायिका। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। जहां इस चैप्टर में हम विधायिका का वर्णन करेंगे, वहीं चैप्टर नंबर 8 में हम कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे, वहीं चैप्टर नंबर 9 में हम न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका और विधायिका की अगर बात की जाए तो ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रहती हैं, जबकि न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग है। तो देखो, विधायिका का जो काम होता है वो होता है विधि निर्माण, यानी कि नियम और कानूनों का निर्माण। अब देखो, विधायिका के भी ना अलग अलग रूप प्रचलित हैं विश्व में। जैसे कि विधायिका का एक रूप होता है संसदीय, और विधायिका का एक रूप होता है अध्यक्षात्मक। इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय को, और अध्यक्षात्मक को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जैसे कि अमेरिका में जो प्रचलन है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है। वहाँ पर अमेरिका में पूरी तरीके से जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, और विधायिका पूरी तरीके से अलग है और कार्यपालिका पूरी तरीके से अलग है। कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं और विधायिका के सदस्य अलग होते हैं। जबकि भारत की बात करोगे तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? संसदीय व्यवस्था में ये होता है कि जो कार्यपालिका के व्यक्ति हैं ना, कार्यपालिका के जो बंदे हैं, वो विधायिका के मध्य से ही चुने जाते हैं। तो ऐसे में कार्यपालिका पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी चीज़ को हम और भी अच्छे से आगे समझेंगे। जैसा कि चैप्टर की पहले प्रस्तावना बताई गई है, प्रस्तावना में इसी चीज़ की चर्चा की गई है कि अगर आप विधायिका की बात करोगे तो विधायिका शब्द की उत्पत्ति लतनी भाषा के शब्द लैक्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है विधि या नियम, अर्थात विधि निर्माण के लिए एक संस्था। और जो विधि निर्माण के लिए संस्था है, जो विधि निर्माण करती है, जो कानूनों का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। तो इतनी बात पता चल गई आपको। अब तक बस सिर्फ आपको इतनी बात नोट करनी है कि विधायिका आपसे पूछे कोई क्या है, तो आप बताओगे विधायिका का कार्य है कानून निर्माण करना। ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की होती है। मुख्यतः इसके 2 रूप होते हैं, वैसे 3 प्रचलन में हैं। जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि अध्यक्षात्मक रूप, और संसदीय रूप। अध्यक्षात्मक रूप में क्या होगा? अध्यक्षात्मक रूप में शक्तियों का विभाजन होगा, कार्यपालिका की अलग शक्तियाँ होंगी और विधायिका की अलग शक्तियाँ होंगी। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा? संसदीय सिस्टम में क्या होगा? संसदीय व्यवस्था में ये होगा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, ये विभाजन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करेगी। आगे इसे आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसके अलावा जब आप भारत का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा भारत में विधायिका 2 स्तर पर कार्य करती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। जैसे कि आपको पता है, केंद्र स्तर पर नियम कानून का निर्माण संसद करती है, जबकि राज्य स्तर पर राज्य सूची के विषय पर नियम कानून का निर्माण राज्य की विधायिका करती है। क्योंकि हमारे यहाँ दोहरी सरकारें चलन में हैं, एक केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और एक राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रीय विधायिका के बारे में, जिसे हम संघीय विधायिका भी कहते हैं। संघीय विधायिका में हम संसद का अध्ययन करेंगे, और आप सभी को पता है संसद में भी 3 अंग होते हैं। तो हम कहें सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन जब हम कहेंगे संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के भी 3 अंग हैं। संसद का पहला अंग है राष्ट्रपति, संसद का दूसरा अंग है लोकसभा, और संसद का तीसरा अंग है राज्यसभा। जिसे हम ये कहते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो, राष्ट्रपति ना संसद में बैठता नहीं है, लेकिन वो संसद को पूरी तरीके से प्रभावित करता है, इसलिए उसे भी संसद का एक पार्ट माना जाता है। तो भारतीय संसद के कितने पार्ट हैं? तो भारतीय संसद के 3। सबसे पहले राष्ट्रपति, दूसरे पे लोकसभा और तीसरे पे राज्यसभा। तो संसद का पहला सदन कौन सा है? लोकसभा, जिसे निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस भी कहा जाता है। जबकि संसद का दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा, जिसे अपर हाउस या उच्च सदन भी कहा जाता है। अगली बात यह है कि देखो, सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोकसभा और राज्यसभा की भी चर्चा करेंगे। तो भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं। एक बार फिर से सुन लो, राष्ट्रपति की जब आप बात करते हो तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता हमारे यहाँ भाग नहीं लेती है, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा में जैसे 545 मेंबर हैं, लेकिन 543 ही मेंबर कैसे हैं? चुने हुए मेंबर हैं, निर्वाचित मेंबर हैं। तो केवल निर्वाचित मेंबर ही वोट डालेंगे, 2 जो मनोनीत सदस्य हैं वो नहीं डालेंगे। इसी प्रकार से राज्यसभा में 233 इस समय निर्वाचित सदस्य हैं, वो वोट डालेंगे, बाकी लोग वोट नहीं डालेंगे। इसी प्रकार से स्टेट असेंबली के यानी कि राज्य विधानसभाओं के
जो चुने हुए सदस्य होंगे वो वोट डालेंगे। तो एक लाइन बस आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल निर्वाचित सदस्य जो होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, वो वोट डालेंगे। मनोनीत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का क्या होगा, चुनाव होगा। राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति सदन को चलाने का निर्देश जारी करता है। उसके पास लोकसभा को भंग करने की पावर है। वो संसद के जो सेशन चालू होते हैं उन सेशन को आहूत करता है। संसद का जो पहला सेशन होता है बजट सेशन, वो उसके ही भाषण से शुरू होता है जिसे बजटीय भाषण कहते हैं। यानी कि हर साल संसद का जो पहला सत्र शुरू होगा फरवरी में, बजट, उसमें सबसे पहला भाषण कौन देता है, राष्ट्रपति। इसके अलावा संसद की जॉइंट मीटिंग बुलानी होगी तो उसे भी कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा और प्रधानमंत्री को इवन शपथ भी दिलवाएगा, कौन, राष्ट्रपति। इसके अलावा जब संसद की बैठक नहीं चल रही होगी तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है और इन अध्यादेशों की जो वैल्यू होगी वो कानून के जैसी ही होगी। हालांकि जब संसद का सत्र बैठेगा तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं तो अध्यादेश समाप्त हो जाते हैं। तो जब आप राष्ट्रपति की बात करोगे तो कैसे बताओगे इसे, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले आप बताओगे, हेडिंग बनाओगे निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आप बताओगे राष्ट्रपति का जो हमारे यहाँ निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर राष्ट्रपति की आप शक्तियों के बारे में बताओगे कि राष्ट्रपति वैसे तो संसद का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी संसद से वो जुड़ा हुआ है, संसद का पहला अंग है, क्योंकि संसद की जो सारी गतिविधियां हैं उसके हस्ताक्षर के बिना अधूरी हैं। इतना ही नहीं, उसे लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है। वो संसद के सत्रों को आहूत करता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता है। इतना ही नहीं, जो राष्ट्रपति है वो संसद के सत्रों को आहूत करता है और सत्र का सत्रावसान भी करता है, सेशन को समाप्त करने का भी आदेश दे सकता है। इसके अलावा साथ ही साथ वो बजट सेशन को संबोधित भी करता है और जब नई सरकार बनती है तो उसमें भी पहला जो अध्यक्षीय भाषण होता है वो राष्ट्रपति ही देता है। संसद की अगर जॉइंट मीटिंग बुलानी है तो भी राष्ट्रपति ही बुलाएगा और संसद के सेशन नहीं चल रहे होंगे तो वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे लोकसभा की। तो देखो, संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसे हम जनता का सदन भी कहते हैं। इसे में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इसमें लोकसभा चुनाव होते हैं हर 5 साल में। इन लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो शपथ लेते हैं। जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, उसके सदस्य सरकार का निर्माण करते हैं। देखो, लोकसभा में जो मैक्सिमम बंदे हो सकते हैं ना वो 552 हो सकते हैं। इसमें ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। लोकसभा में मेंबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 545 हैं। तो आपसे कोई पूछे लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या हो सकती है उसमें कितनी, 552। लेकिन इस समय कोई पूछे कितनी है तो 545, जिसमें से 543 क्षेत्रों पर चुनाव होते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। सीटों का बंटवारा जो है वो जनसंख्या के हिसाब से, जिस क्षेत्र की जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से वहाँ से सीटें होंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह की बात करोगे तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए यहाँ की सीटें भी बहुत कम होती हैं। तो लोकसभा में जो ये सीटें हैं इनका निर्धारण किसके आधार पर किया गया, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके आधार पर किया गया है, ये जनसंख्या के आधार पर किया गया है। लोकसभा के सदस्य जो हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि वर्तमान में 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें बिना किसी पक्षपात के एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो जो इसकी भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, भाषा, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना वोट डालने का अधिकार है और उसके वोट की वैल्यू सबकी क्या है, इक्वल है, चाहे वो अमीर हो और चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बशर्ते वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है अगर ये बहुमत अपना खो दे तो। लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की योग्यता जो है उसकी सबसे पहली योग्यता यह है कि यानी कि कौन व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकता है। तो पहले बंदा तो वो होना चाहिए भारत का नागरिक। दूसरी बात, उसकी उम्र होनी चाहिए 25 साल, दिवालिया होना नहीं चाहिए, पागल होना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, जितनी भी अन्य योग्यताएं हैं
वो भी पूरी करनी उसे चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी अफसर के पद पर नहीं होना चाहिए, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर 2 जगह से चुनाव जीतता है तो उसे एक जगह से अपने आप इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना दूसरी सीट उसकी अपने आप खाली हो जाएगी। तो ये बात हो गई। तो इसे कैसे लिखोगे आप सबसे पहले? तो सबसे पहले आप बताओगे लोकसभा संसद का निम्न सदन है, लोअर हाउस है, इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। फिर इसकी वोटिंग के बारे में बताओगे कि हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव में विभिन्न प्रत्याशी खड़े होते हैं और उसमें जनता वोट डालती है और अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जो भी व्यक्ति जीत कर आते हैं, जिस भी दल को बहुमत मिलता है, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। इस प्रकार से लोकसभा का गठन किया जाता है, जो कि विभिन्न दल मिलकर करते हैं। एक तरफ पक्ष होता है, विपक्ष होता है। फिर आप बताओगे सीटों का जो बंटवारा होता है वो जनता के आधार पर होता है कि किस क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा है और किस क्षेत्र की जनसंख्या कम है। ऐसे में हर राज्य से प्रतिनिधित्व अलग अलग होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। और फिर आप बताओगे लोकसभा सदस्य की योग्यताएं। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं किसकी? राज्यसभा की। तो राज्यसभा की बात करोगे तो इसे अपर हाउस कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखो राज्यसभा के चुनाव में ना जनता वोट नहीं डालती। राज्यसभा की बात करोगे तो मैक्सिमम मेंबर्स इसमें 250 हो सकते हैं, लेकिन इस समय 245 हैं। 245 में से 233 चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को ऐसे लोग जो कि कला के क्षेत्र से हों, साहित्य के क्षेत्र से हों, विज्ञान और समाज सेवा में जिनका योगदान हो, ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति बिना चुनाव के मनोनीत करता है। जैसे कि आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य थे, रेखा राज्यसभा की सदस्य थी। तो ये लोग क्या है, ये चुने नहीं गए थे, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया था। तो ऐसे 12 फेमस सेलिब्रिटीज़ टाइप के लोगों को क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन वो कई बार कला के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो इस समय राज्य वैसे तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं राज्यसभा के? 250, लेकिन इस समय कितने हैं? 245। और 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। और 233 सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स में जनता वोट नहीं देती है, बात ध्यान रखना। ये सदस्य राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। जैसे दिल्ली की विधानसभा में मेजोरिटी किसकी है? दिल्ली की विधानसभा में मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की। तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो अपने सदस्यों को किसी को राज्यसभा में निर्वाचित करके भेजेगी, जैसे कि राघव चड्ढा को भेज रखा है उन्होंने। इसी प्रकार से यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो रेशियो के हिसाब से जिस राज्य के जितने भी सरकारों के पास जितना भी बहुमत है, जिस भी पार्टी के पास जितना बहुमत है, वो उसके रेशियो के हिसाब से राज्यसभा में व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं। यानी कि राज्यसभा राज्यों की क्या है, प्रतिनिधित्व करती है और इसमें जनता वोट नहीं डालती है। इसमें जो राज्य विधानसभाएं हैं उसमें जो चुने गए लोग हैं ये ही विधान राज्यसभाओं के लिए मेंबर्स को भेजते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसलिए अगर देख लो, अगर सेंट्रल लेवल पर बीजेपी की सरकार है मान लो, तो लोकसभा में बीजेपी के मेंबर ज़्यादा होंगे क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है तो राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर नहीं होंगे। इसलिए ये ना राज्य चुनाव में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जोर शोर लगाते हैं, पूरा का पूरा दम लगा देते हैं कि हर राज्य में ये क्या करें, जीत पाएँ, ताकि राज्यसभा में भी इनका बहुमत बना रहे। तो किस राज्य, ये भी राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही है। किसी राज्य से 1 सीटें हैं तो किसी राज्य से 30 सीटें भी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें हैं। राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग भी नहीं किया जा सकता। ये इसमें जितने भी लोग आते हैं चुनकर, वो 6 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है। लेकिन एक तिहाई सदस्य यानी कि 33% सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। जबकि लोकसभा की बात करें तो 5 साल बाद अपने आप भंग हो जाती है। जबकि राज्यसभा की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और ये हमेशा चलते रहने वाला क्या है, सदन है। तो अब तक हमने संसद के तीनों सदस्यों की बात कर ली, राष्ट्रपति की भी, लोकसभा की भी और राज्यसभा की। अब हम राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियों की चर्चा करेंगे। तो वैसे तो राज्यसभा को लोकसभा के समान ही अधिकार हैं, लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी हैं। जैसे कि राज्यसभा को एक पहला विशेष अधिकार यह है कि लोकसभा के अधिकार में जितने भी मामले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन राज्यसभा को होनी ही चाहिए। यानी कि लोकसभा में जितने भी मामले रहेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन राज्यसभा को होनी ही चाहिए। ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है। इसके अलावा राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा कैबिनेट के मामले में, काउंसिल्स के मामले में कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं रखती है। लेकिन धन विधेयक के मामले में देखोगे, देखो विधेयक का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। कोई भी कानून बनने से पहले विधेयक होता है, बिल जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है, विधेयक। और विधेयक भी 2 टाइप के होते हैं।
एक कैसा विधेयक होता है, एक होता है धन विधेयक, एक होते हैं वित्त विधेयक और एक होते हैं अन्य। तो जो धन विधेयक होते हैं और जो वित्त विधेयक होते हैं, इन विधेयकों पर राज्यसभा को कोई भी पावर नहीं है। इस पर सारी की सारी पावर किसको है, लोकसभा को। अगर लोकसभा कोई धन विधेयक पास करती है, कोई वित्त विधेयक पास करती है, तो इस कानून पर राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर अंदर अपनी हाँ कहनी होती है। अगर वो अपनी हाँ नहीं कहती तो भी वो हाँ ही मानी जाएगी। तो धन विधेयक के मामलों में, वित्त विधेयक के मामलों में किसको ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लोकसभा को। लेकिन साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर हैं। लेकिन अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं की बात करो तो आईएएस, आईपीएस ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अगर एक कोई नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर राज्यसभा की है। इसका गठन राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। यानी कि किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो वो पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास है। तो इस मामले में राज्यसभा की पावर है। लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में किसकी पावर ज़्यादा है, लोकसभा की। अब हम बात करते हैं संसद के कुछ अधिकारियों के बारे में। तो संसद में 4 पीठासीन अधिकारी होते हैं, 2 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। लोकसभा में होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसे इंग्लिश में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। उसी प्रकार से राज्यसभा में भी 2 अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसमें जो अध्यक्ष की भूमिका निभाता है वो होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, यानी कि उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा स्पीकर की बात करें, अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, तो लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति इंग्लैंड के कॉमन सभा के अध्यक्ष की तरह है। ये बहुत ही सम्मानजनक और उच्च कोटि का होता है। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो सामान्यतः जो अध्यक्ष होता है ना, वो उसी दल का व्यक्ति होता है जिस दल की सरकार होती है। लेकिन ये निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। लोकसभा के सदस्य आपस में ही वोट डालकर इस व्यक्ति को चुनते हैं। सदन की जो कार्यवाही है वो स्पीकर के माध्यम से ही चलाई जाती है। जैसे कि वर्तमान में स्पीकर कौन है, ओम बिरला हैं। तो स्पीकर का काम ये होता है कि वो विधेयक को क्या करता है, ये तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। और पूरी की पूरी लोकसभा को कंट्रोल करने का काम स्पीकर का ही है। एक तरीके से कौन व्यक्ति कितने समय तक बोलेगा, उसको जो समय आवंटित करता है वो स्पीकर ही करता है। संसद का मान मर्यादा बनी रहे, गरिमा बनी रहे, ये अधिकार किसको मिला हुआ है, ये अधिकार स्पीकर को मिला हुआ है। तो लोकसभा अध्यक्ष संसद में प्रश्न पूछने, प्रस्ताव लाने की अनुमति देता है। किस विधेयक पर चर्चा की जाएगी, किस पर चर्चा नहीं की जाएगी, ये सब निर्णय इसी के ही होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य को कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। इसके वेतन और भत्ते जो होते हैं संसद की संचित निधि से तय किए जाते हैं। और जब तक नई संसद का गठन नहीं होता तब तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। तो इस तरीके से देखोगे तो आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं उसमें सबसे ऊंचा पद जो होगा वो स्पीकर का ही होता है। अब हम राज्यसभा के सभापति की बात करेंगे। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति है उसे वेतन ही राज्यसभा का सभापति होने के लिए मिलता है। हालांकि किसी परिस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है तो उसे सभापति का अधिकार नहीं होता, यानी कि वो सभापति के कार्य नहीं करता, तो उस समय उपसभापति कार्य करते हैं। तो गुप्त मतदान के द्वारा राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं ये गुप्त मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है भाई, हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है। तो अब तक आपने ये पढ़ लिया कि संसद की बात की जाए तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का क्या रोल है। फिर हमने पीठासीन अधिकारियों में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के पीठासीन अधिकारियों का अध्ययन कर लिया। कहाँ राज्यसभा की शक्तियों की पावर ज़्यादा है, शक्तियाँ ज़्यादा हैं, और कहाँ लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा है, इसका भी अध्ययन हमने कर लिया है। देखो ये चीज़ें ना थोड़ी सी फैक्चुअल भी हैं और आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ना इसे धीरे ही बना रहा हूँ। इस वाले चैप्टर की वीडियो को ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ। तो चीज़ें आप ध्यान से समझते जाइए और बुक अपने सामने खोलते जाइए रखिएगा, ताकि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आए वो आप पढ़ लो। और वैसे तो मैंने हाईलाइट कर ही रखी है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना। आगे चैप्टर में ये है कि संसद कानून कैसे बनाती है। तो देखो संसद कानून कैसे बनाएगी। अभी हमने पढ़ा संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सबसे पहले पता क्या किया जाता है, किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है, विधेयक होता है। विधेयक एक निजी होते हैं और एक सरकारी होते हैं। किसी मंत्री के द्वारा जब विधेयक पेश किया जाता है तो वो सरकारी विधेयक कहलाता है, और किसी अन्य सदस्य के द्वारा विधेयक पेश किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, निजी विधेयक कहलाता है। इसके अलावा भी विधेयक मैंने अभी बताया था आपको, एक धन विधेयक होता है और एक साधारण विधेयक होता है। तो सबसे पहले स्तर पर क्या किया जाएगा, एक विधेयक को संसद के समक्ष पेश किया जाएगा।
अगर साधारण विधेयक है तो लोकसभा में भी पेश कर सकते हो आप, चाहे राज्यसभा में पेश कर सकते हो, कहीं भी पेश कर सकते हो। लेकिन धन विधेयक है तो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है भाई। तो मान लो एक लोकसभा में विधेयक वो भेज दिया गया। अब सबसे पहले उसे प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इस यहाँ पर कोई भी अभी बहस नहीं होगी, बात ध्यान रखना। सबसे पहले बस सिर्फ और सिर्फ विधेयक पेश किया जाएगा, वो उसके पास जाएगा, स्पीकर के पास। स्पीकर ये तय करेगा कि ये विधेयक साधारण विधेयक है या फिर ये वित्त विधेयक है। अगर साधारण विधेयक है तो फिर इसे कमेटी के पास भेजा जाएगा। यानी कि पहले स्तर पर क्या बनाया जाएगा, पहले स्तर पर एक व्यक्ति किसी विधेयक को पेश करेगा, कहीं पर भी पेश कर सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और कोई भी कानून बनने से पहले विधेयक होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी बहस नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मंजूरी दी जाएगी, हाँ भाई हमें इस विधेयक पर चर्चा करनी है। दूसरे स्तर पर 4 विकल्प होंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसे प्रस्तुत होने के बाद इसे मान लिया जाएगा और एक कमेटी के पास भेजा जाएगा। फिर क्या होगा, दूसरे नंबर पर कमेटी के पास भेजा जाएगा। कमेटी इस पर अपनी चर्चा करेगी, विचार विमर्श करेगी कि हाँ भाई इस विधेयक के कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, कितने निगेटिव इम्पैक्ट हैं, कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या ये किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए है या ये पूरे भारत के लिए विधेयक है। ये सब चीज़ें वो चयन समिति देखेगी। तीसरे नंबर पर संसद की एक जॉइंट कमेटी होगी जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को मिलाकर बनेगी। अब उसके पास भेजा जाएगा। संसद की जॉइंट कमेटी से भी अगर वो विधेयक पास हो गया तो फिर जनता की राय के लिए जनता के बीच भी बांटा जा सकता है, जैसे मीडिया के माध्यम से लोगों से वोटिंग करवा के, मैसेज करवा के कि हाँ भाई इस चीज़ पर कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो इस 4 विकल्प होते हैं, इनमें से कोई एक चूज़ किया जाता है। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले स्तर पर सिर्फ विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा और ये निर्णय लिया जाएगा ये साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक होगा तो सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हो, साधारण विधेयक है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर सकते हो। इसके बाद इसे प्रकाशित किया जाएगा गजट में। ठीक है। और फिर इस पर यह कहा जाएगा भाई भाई इस पर चर्चा होनी है या नहीं होनी है। इस दौरान कोई भी बहस नहीं होगी। दूसरे स्तर पर आपके पास 4 चॉइस है, या तो आप इसे एक कमेटी के पास भेज दो, चयन कमेटी के पास, या फिर इसे क्या करो संयुक्त कमेटी के पास भेज दो, या फिर जनता की राय के लिए इसे आप भेज दो। इनमें से ज़्यादातर 3 चीज़ों को अपनाया जाता है, कमेटियाँ इसे पास करती हैं। और फिर उसके बाद पता है क्या, कमेटियों के पास होने के बाद इस पर अब होगी चर्चा। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पक्ष में और विपक्ष में, पक्ष वाले ये बताएंगे कि ये कानून क्यों पास होना चाहिए और विपक्ष वाले ये होंगे बताएंगे कि इस कानून के क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जिसकी वजह से कानून पास नहीं होना चाहिए। ऐसे में संसद में जोरदार चर्चा होगी और आगे चलकर संसद में रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर बाद में वोटिंग होगी और वोटिंग के माध्यम से जिससे कि ज़्यादा वोटिंग होगी उस पक्ष को स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि इसके तरीके अलग अलग होते हैं। पहला तरीका ये होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि आधे सदस्य से ज़्यादा हैं, अगर ये लोग हाँ कह देते हैं तो कानून बन जाएगा। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि आधे से ज़्यादा सदस्य तो प्रेजेंट होने ही चाहिए और उनमें से भी 2/3 सदस्यों की हाँ होनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। तो इस तरीके से क्या होता है, विधेयक पास हो जाता है एक सेशन से, ओ सॉरी एक सदन से। तो मान लो लोकसभा से एक विधेयक पास हो गया, लोकसभा ने उसे पास कर दिया, तो वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी उसे उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी कि फिर से वहाँ पर चर्चा होगी, कमेटी के पास भेजा जाएगा, फिर बात बहस होगी, हाँ ना में बात होगी, फिर वोटिंग होगी। अब राज्यसभा से ही वो विधेयक मान लो आप पास हो गया, तो लोकसभा से ही पास हो गया, राज्यसभा से ही पास हो गया, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास भी कई विकल्प होंगे। पहला विकल्प तो सिंपल सा होगा कि वो उस पर साइन कर दें। दूसरा विकल्प होगा कि उसे वो पुनर्विचार के लिए भेज दें। तीसरा विकल्प ये होगा कि पॉकेट वीटो का यूज़ करे और विधेयक को वहीं पर ख़त्म कर दे। यानी कि कानून बनना इतना सरल रास्ता नहीं है। सबसे पहले एक सदन से पास होगा, फिर दूसरे सदन से पास होगा, फिर किसके पास जाएगा, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भी उसकी मर्जी तुरंत ही साइन कर दे, यानी कि स्वीकृति दे दे। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का यूज़ करके उसे अपने पास भी रख सकता है, खारिज भी कर सकता है। अब एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये है लोकसभा हाँ कह दे और राज्यसभा ना कह दे। अब क्या करोगे आप, तो अब आपको जॉइंट मीटिंग बिठानी पड़ेगी। जब जॉइंट मीटिंग बैठेगी तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठक करेंगे। फिर लोकसभा के सदस्य जो होंगे वो बताएंगे कि विधेयक क्यों पास होना चाहिए। फिर दोनों के बीच में वोटिंग होगी और उसके बाद वो कानून फिर से राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो विधेयक कानून बन जाएगा। तो किसी भी कानून को कानून बनने से पहले विधेयक कहते हैं भाई, एक बिल कहते हैं, और उसे इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और तब जाकर वो विधेयक एक कानून बन पाता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया संसद कि कानून निर्माण कैसे करती है, तो आपको इस प्रकार से बताना है। आगे चैप्टर में थोड़ा सा धन विधेयक के बारे में बताया गया है कि वित्त विधेयक वो है जिसका संबंध राजस्व से है या व्यय से है।
धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते, धन विधेयक अलग होते हैं और वित्त विधेयक अलग होते हैं। आर्टिकल 110 का जब आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी विधेयक तब तक धन विधेयक नहीं माना जाता जब तक लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का स्पीकर ये प्रमाणित ना कर दे, यानी कि लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर है कि वो किस विधेयक को धन विधेयक पारित करता है और किस विधेयक को वित्त विधेयक पास करता है या किस विधेयक को साधारण विधेयक कहता है। तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये बात हमने पहले ही चर्चा कर ली है, ठीक है। और वित्त विधेयक को भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी बात हमने चर्चा कर ली है। और राज्यसभा सिर्फ इस मामले में क्या संशोधन दे तो सकती है, लेकिन लोकसभा के ऊपर है कि वो माने या ना माने। तो यहाँ पर ये चर्चा हमने पहले से ही कर ली है कि राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर अंदर क्या होगा, जवाब देना होगा। अब कुछ हम संसदीय विशेषाधिकार की बात कर लेते हैं, यानी कि संसद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, एमपीज बैठते हैं, इनको क्या अधिकार हैं। तो वैसे तो इन्हें बहुत सारे अधिकार हैं, यहाँ पर कुछ ही अधिकारों की बात की गई है कि संसद के दोनों सदनों में सदस्यों को बोलने की आज़ादी होती है, इसके लिए उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसद में या उसकी किसी कमेटी में किसी सदस्य द्वारा जो भी बात की जाएगी उसके लिए उसके विरुद्ध अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके अलावा किसी भी रिपोर्ट में, पत्र में, मत या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में उसका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होता। इसके अलावा दीवानी मामलों में गिरफ्तारी होने से छूट मिलती है। 40 दिन पहले गिरफ्तारी का नोटिस देना पड़ता है। किसी भी कोर्ट में गवाह के रूप में उसे छूट मिलती है। तो इस प्रकार से जो लोग संसद में सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हें कुछ ये विशेष अधिकार हैं। इसके अलावा राज्यपाल वगैरह की बात करोगे जब हम अगले चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, तब आपको पता चलेगा कि गिरफ्तारी ही नहीं हो सकती है। आगे कार्यपालिका पर अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कार्यपालिका पे कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो देखो जितने भी मंत्री हैं इन पे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं संसद में। तो संसद जब शुरू होती है तो पहला घंटा ना प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल में संसद के सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, संबंधित मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाँ भाई इतना आपको पैसा दिया गया, आपने कौन सा कार्य किया, कौन सा कार्य नहीं किया। तो प्रश्न पूछकर विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। विधायिका का काम कानून बनाना है और कार्यपालिका का काम है जनता के लिए कार्य करना। कार्यपालिका भी दो टाइप की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका में आते हैं सारे सरकारी कर्मचारी जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, और अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं ये मंत्री। तो जितने भी मंत्री होते हैं इन मंत्रियों से उनसे संबंधित डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके माध्यम से उन पर नियंत्रण रखा जाता है भाई। और सरकार की सही नीति को बताना इनकी मजबूरी हो जाती है उस टाइम पे। यदि कोई सदस्य अपने प्रश्नों से उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उस पर चर्चा की डिमांड भी कर सकता है। जैसे आए दिन वो कांग्रेस कहती नहीं है कि हाँ भाई हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। तो अगर स्पीकर ये कह दे, स्पीकर संतुष्ट ना हो, तो वो चर्चा करवा भी सकता है। तो कितना फंड आवंटित किया गया, कितना फंड यूज़ किया गया उसमें से, तो ये जो घोटाले वोटाले खुलते हैं ना वो इसी टाइप से खुलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि कार्यपालिका पर विधायिका नियंत्रण कैसे करती है, तो संसद में प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके माध्यम से संसद जो है वो अपने सदस्यों पर, खासतौर पर कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संसदीय कमेटियों की बात की जाए भाई, तो संसद में अलग अलग कार्यों के लिए बहुत सारी कमेटियों का निर्माण होता है और ज़्यादातर कमेटियों का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है या फिर गृह मंत्री होता है। दो टाइप की कमेटियाँ होती हैं, एक होती है स्थायी कमेटियाँ और एक होती है तदर्थ कमेटियाँ। तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, जो कि समय समय पर जिसका गठन किया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष जांच पड़ताल के लिए। तो ये खास कमेटियाँ हैं। संसद की वैसे दो कमेटियाँ हैं जो स्थायी हैं, जो बजट से रिलेटेड कार्य करती हैं। एक का नाम है लोक लेखा कमेटी और दूसरा का है प्राक्कलन कमेटियाँ। ठीक है भाई। तो संसद में विभिन्न कार्यों के लिए समय समय पर नई नई कमेटियों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मान लो कहीं पर कोई दंगे हो गए तो उसके लिए अलग से दंगा जिस क्षेत्र में दंगे हुए हैं उस क्षेत्र के लिए दंगा कमेटी बनेगी। जैसे दक्कन में दंगे हुए दक्कन दंगा कमेटी, दिल्ली में दंगा हुआ तो दिल्ली में दंगा कमेटी। तो ऐसी समय समय पर कमेटियाँ बनती हैं। या फिर किसी सांसद पर कोई भ्रष्टाचार आरोप लगा है तो उसकी जांच के लिए कमेटियां बनी। तो ऐसे में अस्थायी कमेटियां बनती रहती हैं, लेकिन देखा जाए तो वैसे दो कमेटियां स्थायी होती हैं और ये सबसे खास कमेटियां हैं, एक लोक लेखा कमेटी और एक आकलन कमेटी। अब हम राज्य विधायिका की बात करेंगे। अभी तक हमने केंद्रीय विधायिका की बात करी। केंद्रीय विधायिका की जब आप बात करते हो तो उसमें आप संसद का अध्ययन करते हो, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का अध्ययन करते हो। राज्य विधायिका की बात करोगे तो राज्य विधायिका में विधानसभा होगी और राज्यपाल होंगे। तो कई राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनमें दो सदन होगा और कई राज्यों में विधानसभाएं ऐसी होंगी जिसमें एक सदन होगा। जहां पर राज्य विधानसभाओं के दो सदन होंगे वहां पर एक सदन होगा विधानसभा और एक होगा विधान परिषद। जैसे दिल्ली में एक ही सदन है, क्या, सिर्फ विधानसभा। लेकिन आप कई राज्यों में देखोगे वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है।
तो जिन राज्यों में केवल एक सदन होता है वहाँ विधानसभा होगी, इसे एक सदनात्मक कहते हैं। ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो कौन सा सदन चाहते हैं, एक या दो। तो भारत की अगर बात करोगे तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दो सदन हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आगे चलकर इसमें भी बात की गई थी कि हाँ भाई यहाँ पर भी दोहरे सदन की बात की जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो किसी किसी जगह पर भारत में किसी किसी राज्य में विधानसभाओं के सदस्य 60 से लेकर 70 ही हैं, जबकि किसी किसी में 500 तक भी हैं। जैसे दिल्ली की बात करो तो दिल्ली विधानसभा में कितने सदस्य हैं, दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं। जबकि आप बात करोगे पश्चिम बंगाल की तो वहाँ पर 400 हैं, यूपी की बात करोगे तो 500 से भी ज़्यादा हैं। लेकिन अब विधान परिषद की बात करोगे तो उसकी मिनिमम मेंबर 40 होने ही चाहिए। एक बार फिर से सुन लो। इस राज्य विधानसभाओं की बात करोगे तो राज्य विधानसभाओं में वैसे तो एक ही सदन होता है, लेकिन कई राज्यों में दो सदन होते हैं, एक राज्य विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, मुखिया सीएम कहलाता है, आप सभी को पता है। लेकिन विधान परिषद के सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते। और विधान परिषद जिन जिन राज्यों में होगी उनमें मिनिमम मेंबर्स होंगे 40। और इनकी संख्या ना विधानसभा के लोगों से एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लो, इसका मतलब ये है कि मान लो किसी में विधानसभा की संख्या है 120 तो मेंबर 40 हैं, लेकिन मान लो 150 हैं तो मेंबर 50 हो जाएंगे, यानी कि 1/3 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। तो विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और विधान परिषद के सदस्य जनता द्वारा चुने नहीं जाते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। कानून बनने की बात करें तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में कौन होता है, राज्यपाल। विधानसभा जितने भी नियम कानून का निर्माण करती है वो सबसे पहले आपको राज्यपाल के पास भेजती है, और राज्यपाल ये निर्णय लेता है। राज्यपाल भी उस पर साइन कर सकता है, यानी कि स्वीकृति दे सकता है, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और राज्यपाल के पास एक विशेष शक्ति और होती है कि वो उस विधेयक को क्या करे, राष्ट्रपति के पास पहुंचा दे। तो यहाँ पर ये बहुत छोटा सा राज्य विधायिका के बारे में बताया गया है। चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है। इसके बाद चैप्टर का सारांश है। तो आपसे क्वेश्चन इस चैप्टर में वो संघ कार्यपालिका के बारे में ही पूछने वाला है। ठीक है भाई, राज्य विधायिका के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ चैप्टर का ये सारांश है कि भारतीय संसद हमारे देश के सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, इसका अपना लंबा इतिहास है। हमारी संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनी है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं। आई होप से चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।